स्वागत है दोस्तों आप सभी का आर्म रेसलिंग न्यूज़ हिंदी चैनल में। मेरा नाम है प्रदीप और आज हम करने वाले हैं एक इंटरव्यू इंडिया की नेशनल चैंपियन, नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियन चेतना शर्मा के साथ। चेतना, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। और वही अपना काम, अपनी डेली की जॉब, इंटरव्यू करना, लोगों को वीडियो बनाना, यही है अपनी लाइफ। तो बड़ा यू मज़ा आ आर रहा है यू मुझे भी। आर यू आर डूइंग ए गुड जॉब फॉर आर्म रेसलर्स। अच्छा लग तो रहा है कि आप कर रहे हैं आर्म रेसलर्स के लिए कुछ। जी जी, थैंक्स थैंक्स। तो चेतना, वही सवाल जो आई एम श्योर आप ऑलरेडी कम से कम 10 से 20 बार, 30 40 बार लोगों को बता चुकी हैं। आपने आर्म रेसलिंग कब और क्यों स्टार्ट की? मैंने आर्म रेसलिंग 2011 में पहली बार स्टार्ट की। हाँ, बीच में मैंने छोड़ा, ले ऑफ लिया था, लेकिन स्टार्ट किया 2011 में। और क्यों स्टार्ट की मतलब, मेरे जो हस्बैंड है वो पहले से, बहुत साल पहले से एक आर्म रेसलर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे पुश किया कि तुम खेलो। तो वैसे अब मैं, वैसे मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं था पहले आर्म रेसलिंग में, और मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं थी तब, मतलब सिद्धी सी थी। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगी, बट उन्होंने पुश किया तो वैसे चालू हुआ। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। जी, मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, तो आपके हस्बैंड का नाम है नयन ज्योति बोरा। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हाँ उनका लेवल क्या था आर्म रेसलिंग में, और अभी भी अगर कर रहे हैं तो क्या लेवल पे हैं वो? और मतलब कितने लोग असम से बाहर जो आर्म रेसलर्स हैं वो उन्हें जानते हैं कि हाँ यार, हम इस बंदे से उस टूर्नामेंट में मिले थे, तो इस टाइप से वो वेल नोन है आर्म रेसलिंग कम्युनिटी में या नहीं? हाँ हाँ हाँ, ही इज वेल नोन। क्योंकि वो बहुत साल से खेल रहे हैं। ऐसे तो स्टेट के अंदर में बहुत पहले से खेल रहे हैं, लेकिन नेशनल्स 2008 से खेल रहे हैं। तो इसीलिए ही इज वेल नोन टू मेनी। बहुत लोग, मैं जब 19 में मैं अकेली गई थी, वो नहीं गए थे, तो बहुत लोगों ने पूछा था। और वैसे भी मतलब हम लोग जाते हैं साथ में। पहले जब मैं नई थी, मैं उनके साथ जाती थी, सब लोग आके उनसे बात करते थे, तब मुझे कोई नहीं पहचानता था। तो ऑलमोस्ट इंडिया के सब आर्म रेसलर्स उनको जानते हैं। हाँ, अभी नए न्यू कमर्स थोड़े नहीं जानते, क्योंकि 2018 के बाद उन्होंने नहीं खेला। मतलब 19 में नहीं खेला, उसके बाद तो 2021 में हुआ ही नहीं आर्म रेसलिंग। तो 19 में उन्होंने नहीं खेला, 18 में लास्ट खेला था। तो एकदम न्यू कमर्स थोड़ा उनको जानते नहीं है। एंड उनका पोजीशन नेशनल में सिल्वर मेडल रहा है। गोल्ड, गोल्ड आई डोंट थिंक है उनका, सिल्वर मेडल है नेशनल में। ओके। तो यही है, हाँ। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने क्या नोटिस किया है कि जितने ज़्यादा आर्म रेसलिंग की व्यूअरशिप अभी तक बढ़ी थी पिछले कोई 40 50 साल में मिला के, मैं प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फैंस की, व्यूअर्स की, जो देखते हैं, जितनी ज़्यादा पिछले 30 40 50 साल में बढ़ी थी, उतना ही कोविड के बाद लास्ट 2 3 ईयर्स में बढ़ गए। क्योंकि टाइम ज़्यादा मिला लोगों को इंटरनेट पे वीडियो देखने का, तो आजकल सब आर्म रेसलिंग सर्च करते हैं। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो प्लेयर्स थे वो ही देखते थे आर्म रेसलिंग को, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ देखते हैं आर्म रेसलिंग को। जैसे हर एक इंसान कबड्डी नहीं खेलता, लेकिन देखते हैं कबड्डी को, क्रिकेट को देखते हैं, या फिर और गेम्स को देखते हैं। वो लेवल पे अभी आर्म रेसलिंग भी मुझे लगता है धीरे धीरे आ रहे हैं, जहाँ पे प्लेयर से ज़्यादा अभी फैंस हो चुके हैं स्पोर्ट के। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि पहले ऐसा था जब हम लोगों ने चालू किया था, या जब हम लोग खेल रहे थे। लाइक जो मिस्टर असम है बॉडी बिल्डिंग का, बॉडी बिल्ड मान लीजिए, बॉडी बिल्डिंग एग्जांपल, जो मिस्टर असम है उनको सब कोई जानता है। वी ऑल्सो नो हिम, एवरीबडी। जो गेम से रिलेटेड नहीं है वो भी जानते थे। लेकिन आर्म रेसलिंग में जो मिस्टर असम है, मतलब चैंपियन ऑफ असम, नेशनल का तो मैं नहीं बोलती, स्टेट का, या वुमेन आर्म रेसलिंग का सीओसी को कोई नहीं जानता था। सिर्फ वो क्लोज सर्कल जो आर्म रेसलर्स है, वही लोग जानते थे। बाकी बाहर नहीं जानते थे, ऐसा था। लेकिन अभी मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि अभी बहुत न्यू कमर्स मुझे आके अप्रोच करके पूछते हैं। तो पहले कोई नहीं पूछता था, तो इट इज लाइक कि मुझे लग रहा है कि यस, पीपल आल्सो हैव स्टार्टेड टू नो अस। हम लोग हम रेसलर्स को भी पहचानने लगे हैं। जी। और इससे पहले कि इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं चेतना, सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे पहले आपके कोई फैंस हैं या व्यूअर्स हैं इस चैनल के, तो वो आपको कहाँ पे फॉलो कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या यूट्यूब पे? हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें चेतना शर्मा करके। तो यूट्यूब में अगर चेतना शर्मा आर्म रेसलिंग आप मतलब सर्च करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आएगा। तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे मैं हूँ एस चेतना शर्मा ओनली। आई हैव गॉट एन फेसबुक अकाउंट एंड ए पेज नेम चेतना बाय चेतना शर्मा ओनली। और इंस्टाग्राम में मुझे द आर्मरेस्टर गर्ल अगर सर्च करेंगे लोग, तो आई बी अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम लाइक दैट। अभी मैं नया मैंने कू भी खोला है।
तो कू में भी मैं डाम रेसलर गर्ल करके हूँ, चेतना शर्मा सर्च करने से भी आऊंगी। तो कू मैंने नया खोला है अप्रैल में, तो आई एम अवेलेबल इन ऑल द सोशल प्लेटफॉर्म्स। जी, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और चेतना, मैं तो आपको यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर रहा हूँ पहले से ही, अभी कू पे और फेसबुक पे भी कर लूँगा। और दोस्तों सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वीडियो के। और अगर मन कर जाए तो चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लेना, आर्म रेसलिंग न्यूज़ हिंदी। 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं अभी, मोनेटाइजेशन की ओर चलते हैं। तो चेतना, आप कितने टाइम नेशनल चैंपियन है? सबसे पहले तो ये डेटा ऐसा है कि जो कि बहुत इजीली अभी एक्सेसिबल नहीं है। आप किसी इंडियन आर्म रेसलर का नाम लेके सर्च करना चाहो कि भाई इसने कितने नेशनल टाइटल्स जीते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कोई हम्म। ऐसी वेबसाइट आएगी जो ये बता दे क्लियरली कि कौन कितनी बार जीता है। हाँ है, कोई कोई है। आप अगर सर्च करोगे इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन, तो पहले का, जी जैसे जी। 14 15 कुछ साल का, मतलब लाइक 4 to 5 years या मैक्सिमम 3 years का है। तो उससे पहले का भी नहीं है, पीछे का भी नहीं है ऐसे। तो मैं 6 टाइम्स नेशनल चैंपियन हूँ, बोथ मतलब इंक्लूडिंग बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। ओके। और मैंने उसमें से मैंने 13 में पहला नेशनल चैंपियनशिप जीता, फिर 17 18 19, सो लेफ्ट हैंड राइट हैंड मिला के 6 टाइम्स हूँ मैं। जी, वेरी गुड थिंग। एंड थैंक यू। चेतना, आपकी क्योंकि मैंने देखा एज मेंशन की हुई थी, आई हैव टू से दैट यू लुक रियली रियली यंग। मैंने उसमें सर्च किया तो आप 31st। मैं अभी तक ये सोच रहा था, मेरी 27 एज है, तो मैं सोच रहा था अच्छा चेतना आज अपनी छोटी बहन है उसके साथ इंटरव्यू करके चलते करने करेंगे आज। तो मैंने देखा आपकी एज मैं थर्टी बड़ी वन है। दीदी एंड निकली। सीरियसली, अगर आप इफ़ यू से दैट आई एम 24, नो बडी इज गोइंग टू से नो दैट यू आर लाइंग और समथिंग। यू रियली रियली लुक आपने वेरी यंग। सोचा था छोटी बहन है, मैं बड़ी दीदी निकली आपकी। बड़ी दीदी निकली आप मेरी। जी। यस, आई एम 31 एंड थैंक यू एंड थैंक गॉड कि मैं नहीं लगती 31 जैसी। एंड आई 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 होप कि ये चलता रहे, मैं 51 भी हो जाऊं तो मैं ऐसी ही दिखूं, 24 दिखूं, मैं यही होप करूंगी। जी जी बिल्कुल। तो अपना डेली के रूटीन के बारे में बताइए कि व्हाट गोज इनटू मेकिंग अ चैंपियन। सुबह से लेके शाम तक आपका घर का काम, जॉब, ऑफिस, वर्कआउट, जिम, ये सब कैसे निकलता है? एक्चुअली मेरा डे टू डे रूटीन बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है। क्योंकि मेरी शादी हुई है लाइक 1.5 साल पहले, तो उसके बाद और भी हेक्टिक हो गया है। आई आई गेट अप इन द मॉर्निंग, उसके बाद घर का काम करती हूँ, क्योंकि मैं दिन भर घर में रहती नहीं, तो सारा काम सुबह ही करना पड़ता है। तो वो सब करके, ब्रेकफास्ट वगैरह करके, मैं ऑफिस चली जाती हूँ। ऑफिस ऑफिस से सीधा मैं ट्यूशंस लेती हूँ, लाइक आई टीच स्टूडेंट्स। हाँ, मैं अभी नया नया फिलहाल मैंने पीटी भी शुरू किया है, मैं ट्रेनिंग भी करती हूँ। मैं क्लास क्लास भी कराती हूँ मैथ्स एंड साइंस का, और मैं पीटी भी करती हूँ, तो वो भी मेरा मतलब अच्छा लगता है मुझे करके। तो मैं उसके बाद, ऑफिस के बाद सीधा ट्यूशंस में जाती हूँ। पीटी हो गया या ट्यूशन क्लासेस हो गया, वहां पे चली जाती हूँ। वहां से मैं बस ड्रेस चेंज करके, freshen up, okay, no time to rest, I go to gym, then I work out for like 3 hours। उसके बाद घर पहुंचते पहुंचते मेरा 10 साढ़े 10 बज जाता है रात को। एंड थैंक्स टू माय मदर कि अगर मैं 10:30 बजे पहुंच के मैं डिनर बनाऊंगी, खाऊंगी, तो सोते सोते 2 बज जाएंगे। एंड आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे। तो एंड फॉर एन एथलीट स्लीप इज बहुत जरूरी है सोना। तो रात का डिनर मेरी मम्मी तैयार करती है हम लोग के लिए। तो हम जिम से ज्यादा मेरे मम्मी के घर जाते हैं, मेरे मायके में, मतलब जो मेरे घर से लाइक 3 किलोमीटर डिस्टेंस में है, बहुत ही पास है। वहां पे खाना खाते हैं, वापस आके सो जाते हैं। एंड थैंक्स टू हर, सी इज कवरिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा मेरा मतलब रूटीन इजी करने में कवर कर रही है, हेल्प कर रही है मुझे। रात का डिनर वहां पे करके हम लोग आके सो जाता है, फिर सुबह से फिर वो सेम थिंग गोज अराउंड। उसमें से हाँ, वेडनेसडे को मेरा फुल रेस्ट रहता है, बाकी सब जिम नहीं रहता। तो जिम के जगह पे मुझे वो हाउस होल्ड जो ग्रोसरी शॉपिंग हो या शॉपिंग जो होता है वो करती हूँ। एंड संडेज में मैं जिम नहीं जाती, लेकिन संडे को लाइक 3 आवर्स का हम लोग का टेबल प्रैक्टिस सेशन रहता है, इवनिंग को मेरे ही घर में रहता है, तो उसमें बिजी रहती हूँ। एंड सैटरडे को मैं जिम नहीं जाती। हाँ, उस भी मैं रेस्ट इज नेसेसरी, रेस्ट करती हूँ, फिर कपड़े धोना, मतलब घर का जो काम एवरीडे नहीं करती वो कर लेती हूँ मैं। तो आई मतलब 24/7 आई एम वेरी बिजी, वो है। देखते हैं, करते जाएंगे, क्या होता है देखते हैं। जी। और मुझे जो समझ में आ रहा है कि आपके लिए रेस्ट का मतलब वो काम करना है जो बाकी नॉर्मल लोग डेली रूटीन में करते ही हैं, वो तो आपको तब भी करना ही करना है, एग्जैक्टली। और उसे आप रेस्ट में काउंट करती हैं।
हाँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, मुझे लगता है कि रेस्ट टाइम है अभी, क्योंकि जिम में जाऊंगी, हैवी हैवी वेट्स उठाने पड़ते हैं। ऑफिस में काम करती हूँ, 2 घंटा काम किया, उसमें से बीच में 15 मिनट हम लोग बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, या फिर ऐसे ही चिट चैट करते हैं, तब मुझे लगता है कि दिस इज माई रेस्ट, रिलैक्स टाइम है ये। दिस टाइम इज रिलैक्स टाइम फॉर मी, क्योंकि उसके बाद मेरा और टफ होने वाला है रूटीन। तो ऐसा ऐसा ही है, और अलग से रेस्ट करने का टाइम नहीं। तो ऑफिस के आपके क्या रेगुलर आवर्स हैं, 9 to 5 या 10 to 5 इस टाइप से हैं क्या, और उसके बाद जिम के हाँ आवर्स? हाँ, एक्चुअली नॉर्मली नॉर्मली 10 to 5 है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफिस हम लोग 10:30 को पहुंचते हैं, चलता है। नहीं तो अगर 9 to 5 होता तो मेरे लिए और भी मुश्किल होता। 10:30 जी को पहुंचते हैं और 10 to 5 होता है ऑफिस में। जी चेतन, मेरे को एक याद आ रही है अमेरिकन आर्म रेसलर की, टॉड हचिंग्स उनका नाम है, शायद आप जानती हाँ हो। हाँ, टॉडजिला। हाँ, टॉडजिला। टॉडजिला। तो मैं ये हमेशा से बोलता हूँ कि मेरे को भी कई लोग बोलते हैं कि यार ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया कर, ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया कर। मैं बोलता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के लिए, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम हार्ड वर्किंग केस है, उनकी ये बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए ओनली दो चीज़ करनी पॉसिबल है। जॉब प्लस आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग की जा सकती है, नो प्रॉब्लम। या फिर जॉब प्लस यूट्यूब की जा सकती है, नो प्रॉब्लम, मतलब सोशल मीडिया। या फिर सोशल मीडिया प्लस आर्म रेसलिंग भी की जा सकती है, उसमें भी नो प्रॉब्लम। पर ये चीज़ें तीनों एक साथ करना तो बहुत बहुत रेयर एक्सेप्शन होते हैं, जैसे टॉड हचिंग्स करते हैं। अभी आपसे जान रहा हूँ कि आप भी ये तीनों चीज़ें साथ में लेकर चल रही हैं, बहुत रेयर लोग कर पाते हैं तीन चीज़ें एक हाँ हाँ, साथ। उसके बीच में मुझे, मैं फेसबुक में रेगुलर अपडेट करती हूँ, करना पड़ता है। फिर इंस्टाग्राम में भी एक्टिव रहना पड़ता है, करती हूँ। बीच बीच में कोई कोई कुछ कुछ छूट जाता है, मैं देखती हूँ कि ये मैं शेयर करूंगी, फिर हाँ करूंगी करके फिर मैं भूल जाती हूँ। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सोशली भी एक्टिव रहूँ, तो उसके लिए भी अलग से टाइम, इट टेक्स टाइम ना, तो रहती हूँ मैं सोशली एक्टिव। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप कंपाउंड लिफ्टिंग पे ज़्यादा फोकस करती हैं, ज़्यादा एक स्मॉल मसल ग्रुप्स पे शायद उतना नहीं फोकस करती, करती हैं लेकिन कंपाउंड लिफ्टिंग ज़्यादा है। तो कुछ मेरे जैसे वीक लोगों को थोड़ा इनसिक्योर फील कराने के लिए, आपको नंबर्स याद हैं कि आप जिम में कौन सी लिफ्ट में कितना वेट उठा लेती हैं? एक्चुअली पहले तो लिफ्टिंग आर्म रेसलिंग के लिए करती थी। कंपाउंड लिफ्टिंग ऐसा नहीं है कि आप पावर लिफ्टिंग करो या फिर कुछ दूसरा गेम खेलो तभी जरूरी है। कंपाउंड लिफ्टिंग इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो फॉर फ्रॉम आर्म रेसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू करती थी, लेकिन लॉकडाउन में जब 2020 का पूरा साल, 21 का पूरा साल आर्म रेसलिंग का ऐसा बड़ा मैच नहीं हुआ। यस, नो डाउट, गोवा में हुआ था मेरा सुपर मैच, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज लाइक ऑफ ऑफ टाइम फॉर आर्म रेसलिंग। तो तब मुझे लगा कि, और मुझे मतलब ऐसे ही बैठना अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं, खेलते खेलते ऐसा लगता है कुछ खेलती रहो कुछ खेलती रहो। तो बीच में पता चला कि पावर लिफ्टिंग का हम लोग का डिस्ट्रिक्ट और स्टेट चैंपियनशिप होने वाला है, तो मैं वहां चली गई खेलने। तो अगर जिम में लिफ्ट करना और कंपटीशन में compete करना, इट्स टोटल टू टोटल डिफरेंट थिंग्स। कंपटीशन में आपको मतलब जिम में आप नॉर्मल हैवी वेट, मीडियम हैवी उठाओगे तो चलेगा, लेकिन कंपटीशन में इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, तो आपको हाईएस्ट वेट उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अच्छे से ट्रेनिंग की, और मैंने, मतलब मैं आज तक का बोल रही हूँ, स्क्वाट का मेरा बेस्ट है 140 kg। फिर बेंच का मेरा 75 kg, एंड डेडलिफ्ट का मैंने 145, 145, यस बेस्ट है मैंने किया विद ये तीनों कंपाउंड लिफ्टिंग का। ऐसा नहीं है एवरी डे आई कैन लिफ्ट दैट बेस्ट, मतलब माई पीआर ये है। कभी कभी ऐसा होता है 120 डेडलिफ्ट मारने के बाद ये आ रहा है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, फीलिंग गुड, या फिर मसल स्ट्रेन है, तो लेकिन बेस्ट ये है मेरा स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट का। विच इज़ वेरी गुड, बहुत बहुत ज़्यादा सही लिफ्ट्स हैं। तो थैंक यू। क्योंकि हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, अब आर्म रेसलिंग पे थोड़ा वापस जाते हैं। आपने कहा था कि स्टार्टिंग में आप अपनी वेट कैटेगरी में भी हार जाती थी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है सुनना, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और आई एम श्योर लगभग सारे बिगिनर्स के साथ ऐसा ही होता है। ज़्यादातर लोग आर्म रेसलिंग इसलिए छोड़ देते हैं, मेरा मानना यह है। एक तो एल्बो पेन सबसे बड़ा रीज़न है वो भी। दूसरा रीज़न ये है कि जब हम पहली बार कहीं खेलने के लिए जाते हैं और सामने वाले प्लेयर से करते हैं प्रैक्टिस पोलिंग, और वो कैजुअली आराम से हमारा हाथ रोक कर खड़ा हुआ है, हम पूरी पावर लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो बिगिनर को ये लगता है कि यार पता नहीं कितना ज़्यादा लेवल का गैप है हम दोनों में, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, पता नहीं दूसरा हाथ भी लगाऊंगा तो कुछ होगा या नहीं होगा। तो उस चीज़ को कैसे अपने आप को समझाएं कि शायद वो भी कभी इस लेवल पे थे, क्योंकि गैप अगर थोड़ा सा भी हाथ मूव होता है तो समझ में आता है, लेकिन किसी का हाथ ही नहीं मूव हो रहा तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है आदमी कि शायद ये गेम मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि गैप इतना ज़्यादा है हम दोनों के बीच में। तो वो चीज़ आपने बताया था कि आप शुरू के 2-3 साल तक हारी थी, तो आई एम श्योर आपने भी फेस की होगी। तो वो अपने आप को कैसे समझाया कि नहीं, ये टेम्परेरी फेज़ है?
हाँ, मैं शुरू के 2.5 years, ऑलमोस्ट 3 years तक मैं कंटिन्यू हारती थी। अपने वेट कैटेगरी में तो छोड़िए, अपने वेट कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हारती थी। नेशनल लेवल, स्टेट लेवल तो मैं इतना दूर जाऊंगी नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैं हारी हूँ। एंड नॉट इवन ए सिंगल मैच मैं जीती हूँ। ऐसा नहीं कि एक जीता फिर दो, मतलब आमरस में क्या होता है, दो हारने से यू गेट नॉकआउट, मतलब आप बाहर निकल जाते हो, एलिमिनेट हो जाते हो। ऐसा नहीं कि एक जीता या दो जीता उसके बाद दो हारी, एक भी नहीं जीती। फर्स्ट गई, पहला वाला हारी, सेकंड गई, दूसरा वाला हारी, आउट। तो हमेशा वो डिमोटिवेशन होता था। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, कोई फिजिकल पेन के लिए आर्म रेसलिंग नहीं छोड़ता। एल्बो पेन हो या कहीं पे भी बड़ा इंजरी हो, फिजिकल पेन के लिए आर्म रेसलिंग मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो छोड़ते हैं। यहाँ पे होता है पेन, तब लोग छोड़ते हैं। मतलब दिमाग में कि मैं हार गई, ईगो क्रश होता है, मतलब ईगो हर्ट होता है, या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ज्यादातर उसके लिए लोग छोड़ते हैं आर्म रेसलिंग। तो मेरा भी हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम गई। शुरू के एक साल तो मुझे लगा कि यस, हारूंगी, धीरे धीरे सीख जाऊंगी, क्योंकि मैं तब उस लेवल का प्रैक्टिस भी नहीं करती थी, मुझे मन ही नहीं था। उनके, मेरे हस्बैंड मुझे पुश करते थे, तो थोड़ा बहुत ऐसे ही करके मैं चली जाती थी, तो इट वाज लाइक एक्सेप्टेबल कि मैं करूंगी तभी सकूंगी। लेकिन सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर मैंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की। और ऐसा होता था कि जिम में मैं अच्छे से वेट उठा सकती थी। आई कुड लिफ्ट गुड वेट्स एट दैट टाइम ऑल्सो, मतलब नॉर्मल लड़कियों से मैं ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकती थी। लेकिन जब कंपटीशन की बात आती थी तो मैं हार जाती थी। तो बीच में ऐसा हुआ था, मतलब आई वाज लाइक डिवास्टेटेड कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा था कि आई शुड गिव अप, ये मेरे बस की बात नहीं है। मे बी मेरे जेनेटिक्स हो या मेरा बोन स्ट्रक्चर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, आई शुड लीव। तो लास्ट में मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम ये लास्ट गेम खेल के देखो, अगर इसमें कुछ होता है तो, मतलब मैंने बहुत उनको बोला कि मुझे छोड़ने दो, प्लीज छोड़ने दो, हमेशा वो पुश करते तुम ट्राई करो। उन्होंने बोला कि दिस इज द लास्ट कंपटीशन यू विल प्ले, अगर इसमें कुछ तुमको ब्रॉन्ज या कुछ भी मिलता है, सिल्वर कुछ भी, तो तुम खेलोगी, अगर नहीं मिलता है तो ये तुम्हारी डिसीजन है, तुम ले सकती हो छोड़ना है कि रखना है। तो मैं वहां पे चैंपियन बन गई उस बार। तो शायद भगवान चाहते थे कि मैं लूं, इसलिए मैं चैंपियन बनी। तो इसी तरह मैंने कंटिन्यू किया। यस, ऐसी रातें थी जब मैं, मतलब पूरी रात में रोती थी। गेम में गई, हार के आई, फिर इतना बुरा लगता था। और एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लोग, पीपल अराउंड यू हु प्रिटेंड टू बी योर फ्रेंड्स, मतलब है फ्रेंड्स, लेकिन लोगों का है ना, मतलब स्लिप ऑफ टंग हो जाते हैं। तो बोलते हैं तुम इससे भी नहीं सकती हो, तुम उससे भी नहीं सकती, क्या क्या प्रैक्टिस करती हो तुम, तो वो सब ज्यादा गूंजता था दिमाग में। तो पूरी रात में रोती थी, पूरा दिन में रोती थी। लेकिन पता नहीं क्यों गिव अप मैंने, मतलब लाइफ में बहुत कम चीजों में गिव अप किया है। मैं करती नहीं गिव अप, मतलब मुझे करना है, क्यों नहीं हो रहा है मैं करके दिखाऊं, मुझे करना है, करना है। मैं मतलब बहुत अड़ियल टाइप की हूँ शायद। तो मैंने छोड़ा नहीं, मैंने किया। तो लास्ट में जब मुझे लगा कि नो नो, आई कैन नॉट डू इट एनी मोर, आई शुड लिव इट, तभी मैं चैंपियन बनी। एंड इट इट गॉट कंटिन्यूड। ये गिव अप वाली बात तो जो आपने कहा कि मैं गिव अप नहीं करती, वो तो वेट लॉस वाली जर्नी से भी आपका बहुत क्लियर है। मैंने सुना था कि आपने स्टार्टिंग में काफ़ी वेट लूज़ किया था कंटिन्यू हाँ हाँ। करने के लिए, ताकि आप कॉम्पिटिटिव हो सको स्पोर्ट के अंदर, एथलेटिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़े। हाँ हाँ, एक्चुअली मेरा वेट उस टाइम पे 60 था। 60 था, तो 60 kg कैटेगरी में मैंने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में एक भी नहीं जीता, एक भी नहीं। तो कैसे मुझे स्टेट के लिए सिलेक्शन देते ऑफिशियल, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने जी। मुझे लगा इस बार तो मुझे सिलेक्शन मिलने से रहा। एंड आई कुडंट वॉच फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मुझे मतलब कॉलेज में सिलेक्शन, मतलब मैं मास्टर्स डिग्री के लिए जा रही थी, तो 3 साल मुझे गैप लेना है, तो इस साल मुझे खेलना ही है। तो मैंने उन लोगों को कॉल किया कि मुझे खेलने दो, तो बोला कि आप एक भी जीतती तो हम लोग देख सकते थे। और फर्स्ट एंड सेकंड को अपॉर्चुनिटी मिलता है, उन दोनों को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपसे मिलेगा। तो आपने तो एक भी नहीं जीता, तो क्या करे। तो मैंने बोला कि मेरा जो नेक्स्ट लोअर वेट कैटेगरी था वो खाली था, तो मैंने बोला मुझे उसमें खेलने दो प्लीज। तो वो लोग बोलते कि दो दो ढाई महीना है, आपको 7 kg लूज करना है, आप कर सकोगी। मैंने बोला मैं कर सकूंगी। पता नहीं, मैंने 2.5 महीने में 7 kg लूज किया, और 7 kg लूज किया विथ कीपिंग माई पावर इंटैक्ट। तो वहां पे जाके खेल के मैं चैंपियन बनी। तो तो वो इससे मुझे खुद, मतलब कभी कभी लगता है कि मैं गिव अप नहीं करती, और ये मेरा एक गुड हैबिट है। और ये मैं भगवान से ये दुआ करूंगी कि ये मेरा जिंदगी भर रहे, गिव अप ना करने की जो आदत है।
डेफिनेटली ज़रूर रहेगा चैंपियन माइंडसेट। तो चेतना, भी नए प्लेयर्स मिलते हैं क्या असम में, कि भाई जैसे आप किसी दिन आर्म रेसलिंग के लिए गई, किसी क्लब में गई, या काफ़ी टाइम बाद बाई चांस आपने ज्वाइन किया तो देखा दो तीन नए लड़के या लड़कियां खेलने के लिए आ गई, तो प्लेयर्स बढ़ रहे हैं क्या असम में भी? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। पहले लड़कियां मतलब तीन चार या जो भी हो, जो भी नंबर्स थे वही थे, हर साल वही आते थे, वही खेलते थे। एक तो कभी आते थे कभी नहीं आते थे, इट वाज नॉट दैट पॉपुलर ना, गेम इतना पॉपुलर था ही नहीं कि लोगों को पता चले कि आर्म रेसलिंग करके कोई गेम है। तो लोग आएंगे कहाँ से? पता चलेगा तभी तो आएंगे। अभी लेकिन मैं देखती हूँ हर साल नया नया आता है, और लोग कॉल करते हैं, मुझे हो या मेरे हस्बैंड को हो, या नॉट ओनली अस, हम जो आर्म रेसलर्स है पुराने या जो खेल रहे हैं फॉर्म में हैं, अभी खेल रहे हैं, उन सबको कॉल आता है कि हम लोग आर्म रेसलिंग खेलना चाहते हैं, आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर क्या करना चाहिए, आर्म रेसलिंग खेलना है मुझे, क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा। तो बहुत कॉल्स आते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि यस डेफिनेटली। और हम लोग देखते भी एवरी ईयर न्यू कमर्स बहुत सारे आ रहे हैं। और असम का तो मैंने देखा है कि आर्म रेसलिंग में लेवल अलग ही है, कि अगर बेस्ट बेस्ट भी मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं, और बेस्ट ना कहे तो वन ऑफ द बेस्ट जो राज्य हैं भारत के, उनमें तो असम ज़रूर आता है। मैंने ये चीज़ पहली बार रियलाइज़ की थी आज से 7.5 साल पहले। हालांकि उस टाइम मेरे को ये नहीं पता था, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि कंपटीशन हो रहे हैं, नहीं, बस ऐसे ही दोस्तों के साथ आर्म रेसलिंग करना अच्छा लगता था। उस टाइम पे मेरे असम के बहुत सारे दोस्त थे, मैं एक रहता था उनके साथ पे, तो 5-6 लड़के थे मेरे असम के दोस्त। तो मैं सभी के साथ आर्म रेसलिंग करता रहता था, कि मैं उन्हें मौका दे रहा हूँ कि चलो आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो। तो एक लड़का था उत्तम शेतिया नाम का, उसका साथ मैंने स्टार्ट किया, उसे मैंने थोड़ा सा दिया अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग में, और उसके बाद मेरी हालत एकदम ख़राब, वो मैं उसे हरा नहीं पाया, उसने मुझे हरा दिया। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा एकदम स्टार्टिंग से टाइट होके तब टॉप रोल किया, तब उसे हराया। तब मेरे को समझ में आ गया था कि असम वालों से पंगा नहीं लेना, लाइटली नहीं लेना, भले ही वो आर्म रेसलर हो या ना हो। स्पेशली लाइट वेट में तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल है असम का आर्म रेसलिंग में। हाँ हाँ, एक्चुअली है भी है, लेकिन हैवी प्लेयर्स ही कम रहते हैं। मतलब अब देखिए पॉपुलेशन में 70 से लेके लाइक 80 तक, या फिर 60 से लेके 80 तक मानिए, बहुत लोग हैं, लेकिन 100 प्लस कितने लोग रहते हैं? एक ग्रुप पे एक ही जन रहेगा 100 प्लस, बाकी ज्यादातर 70 से 80 होते हैं। तो हैवीवेट में भी है या फिर था, अभी भी है, बट इट इज लेस इन नंबर। लेकिन हाँ, मीडियम वेट कैटेगरी में बहुत है आसाम में। और असम में एक प्लस पॉइंट ये है, स्पेशली बाकी जगह का तो इतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे जितना पता है। और गुवाहाटी में जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे ऐसा है, अ, हर गली में लोग खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मतलब तो यस, वो स्टेट खेलने नहीं जाते, वो नेशनल खेलने नहीं जाते, लेकिन वो जो हम लोग का होता है ना बिहू, असम का जो बिहू होता है, बिहू में होता है कंपटीशन आर्म रेसलिंग का। तो बस उसी में खेलने के लिए, बिहू में आर्म रेसलिंग खेलने के लिए लोग महीना महीना प्रैक्टिस करते हैं। तो वो क्रेज है आसाम में आर्म रेसलिंग का, मतलब वो अच्छा लगता है वो क्रेज देख के। जी डेफिनेटली, फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है। तो थोड़ा चेतना प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग के बारे में चल डिस्कस करते हैं, कि आर्म रेसलिंग एक प्रोफेशनल गेम या लाइफ टाइम करियर कैसे बनाया जा सकता है। और इसके रिलेटेड मैं एक कमेंट बताना चाहूँगा, कि एक मैंने हिंदी वाली वीडियो डाली थी, उसमें एक लड़के ने कमेंट लिखा कि मैं आसाम से हूँ और मैं दीपांकर भैया के साथ ट्रेनिंग करता था। तो वो बोल रहे कि दीपांकर मेरे को काफ़ी डिमोटिवेट लगे, वो बोल रहे थे कि 1.5 लाख खर्चा करके पोलैंड में गए थे शायद खेलने के लिए, कोई स्टेट से कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, और अभी लगा वो साथ में ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे। मतलब उसने काफ़ी ऐसा दिखाया कि इज़ नॉट इन अ वेरी चीयरफुल हैप्पी मूड अबाउट द स्टेट ऑफ आर्म रेसलिंग इन इंडिया। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, कि एथलीट अभी किस दौर से गुजर रहा है, क्या अच्छा किया जा सकता है एथलीट के पर्सपेक्टिव से आर्म रेसलिंग में, और कौन करेगा उसे? इट्स ए वेरी, एक्चुअली इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन एंड ए वेरी डिफिकल्ट वन टू आंसर। बात यह है कि आर्म रेसलिंग इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड गेम, ओलंपिक। मुझे तो लगता है जो गेम ओलंपिक, इतना नॉलेज मुझे भी नहीं है, बट एज फार एज आई नो, जिस गेम में ओलंपिक गेम का ओलंपिक रिकॉग्निशन है, उसे गवर्नमेंट हो या हर रिकॉग्नाइज करता है, या तभी उसको मिलता है। एंड जो रिकॉग्नाइज नहीं है उसको ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो आर्म रेसलिंग इज नॉट एन ओलंपिक रिकॉग्नाइज्ड गेम, एंड दिस आई गेस दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हम लोग को गवर्नमेंट फंड्स वगैरह कुछ नहीं मिलते। हम लोग को खुद के पैसे से खेलना पड़ता है। अभी तक हम लोगों ने जितना नेशनल चैंपियनशिप खेला है, हाँ मिलता है, अगर किसी का लिंक अच्छा हो गवर्नमेंट के साथ मिलता है, नहीं तो फिर कोई फ्रेंड या फिर कोई अच्छा जैसे कंपनी हो गया, वो लोग करते हैं। बट सिंस आई एम ए गर्ल, लड़कों का
अच्छा होता है कि वो लोग जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। सिंस आई एम गर्ल एंड आई हैव मेनी डिफिकल्टीज, मैं अगर किसी से कुछ पैसा मांगने जाऊंगी तो आई मे हैव टू फेस मेनी डिफिकल्टी। तो हम्म। इसलिए मेरे लिए तो, मैं अपनी बात कर रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट होता है, तो मैं अपने सैलरी के पैसे से ही जाती हूँ जहां भी खेलने जाती हूँ। एंड मतलब डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट हो या नेशनल चैंपियन हो, तो रिकॉग्निशन नहीं है इसीलिए हो रहा है। रिकॉग्निशन होता तो आई गेस गवर्नमेंट से कुछ, बहुत कुछ मिलता। तो दिस आई आई गेस, बट हाँ देयर इज स्कोप, मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ कर सकती है, कुछ कर सकता है प्लेयर्स के लिए। जैसे ठीक है, रिकॉग्नाइज गेम जैसे रेसलिंग में हो, बॉक्सिंग में हो, या फिर रनिंग एथलेटिक्स में हो, जितना मिलता है उतना नहीं दो। उस लोगों का 1/10, मैं बोल रही हूँ, उन लोगों को जितना मिलता है उसका 1/10 डिवाइडेड बाई 10 करके जितना है, उतना भी अगर हमको मिल जाए, दैट इज मोर देन एनफ फॉर अस। क्योंकि हम लोग का आर्म रेसलिंग इज नॉट ए वेरी कॉस्टली गेम, बॉडी बिल्डिंग इज अ वेरी कॉस्टली गेम। आर्म रेसलिंग में एक टेबल, बस वो थोड़ा अच्छा सा खाना, चिकन मटन खाओ, वो तो घर में ही मिलता है। तो थोड़ा सा पैसा आने जाने का जो इवेंट होता है, बाकी तो मैं नहीं बोलती, फॉर ट्रेनिंग ठीक है, इवेंट में आने जाने का अगर गवर्नमेंट से कुछ मिल जाए तो वो इट विल बी मच लाइक इजियर फॉर अस टू प्ले। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की, कोई किसी दिन गवर्नमेंट देखे कि दिस हम्म। प्लेयर्स आर ट्राइंग हार्ड, और हम लोगों को कुछ दे, बस यही मेरा मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। कुछ तो शायद वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन का डिस्कशन डिस्कशन चल रहा है ओलंपिक एसोसिएशन से, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2021 से जो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन की चैंपियनशिप्स हैं, रोमानिया में हुई थी शायद लास्ट ईयर, वो ओलंपिक के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर लाइव स्ट्रीम होती हैं। अभी भी यूरोपियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी लास्ट वीक, आई थिंक इसी वीकेंड हुई है, वो भी ओलंपिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम की गई थी। और सुनने में ये आ रहा है कि शायद नेक्स्ट या नेक्स्ट ओलंपिक से, मेन तो नहीं लेकिन डिसेबल्ड कैटेगरी में आर्म रेसलिंग को शायद एज ए ट्रायल बेसिस की अभी देखेंगे कि कैसा काम करता है। तो शायद डिसेबल्ड कैटेगरी को वो इंक्लूड करने की कुछ बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया। कोई ऑफिशियल मैंने कहीं से नहीं सुना, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया। हाँ, डिसेबल्ड वाली बात हम लोगों ने भी सुनी है, लेकिन लाइक 2-3 साल पहले से सुन रहे हैं कि हम्म। अगर ओलंपिक रिकॉग्निशन होगा तो पहले डिसेबल्ड कैटेगरी का होगा, उन लोगों के बाद ही हम लोग का चांस आएगा। एंड आई जी। गेस वो होते होते मेरा तो रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। एंड आई नहीं। होप कि जल्दी हो, 2-3 साल में हो, ताकि मुझे भी उसका बेनिफिट मिले। अगर 10-15 साल 20 साल बाद हुआ तो यस, नो डाउट हम लोग के नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा अगर 20 साल बाद हुआ तो। हाँ, विदिन हम्म। 5 इयर्स हो गया तो डेफिनेटली आई विल एंजॉय द फ्रूट। जी। लेडीज़ तो मैंने थोड़ी ज़्यादा एज की 40 प्लस शायद नहीं देखी आर्म रेसलिंग में, लेकिन जेंट्स अगर आप नॉर्थ अमेरिकन आर्म रेसलिंग को फॉलो करोगे तो अभी भी जो टॉप आर्म रेसलर्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, टॉड हचिंग्स में हैं 55-56 ईयर्स ऑफ एज, जॉन ब्रिजिंक अभी भी टॉप पे खेल रहे हैं 57 ईयर्स ऑफ एज, डेवन लैट भी टॉप पे हैं 47 ईयर्स, माइकल टॉड भी बहुत सही खेलते हैं 49 ईयर्स, 8 ईयर्स ऑफ एज। तो मेल में तो है कि आर्म रेसलिंग का क्या है कि मसल से ज़्यादा टेंडेंस का गेम है, और टेंडेंस एज के साथ साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, कि आपकी मसल्स एज के साथ वीक होंगी लेकिन जो टेंडेंस है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो लेवल बना रहता है। और एक आर्म रेसलर का बताते हैं कि मेन जो पीक एज आती है नॉर्मली वो 35 के आसपास ही पीक आती है। इसलिए आपने देखा भी होगा जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, बाकी गेम में नहीं होगा, एथलेटिक्स में आप नहीं देखोगे कि 100 मीटर में 35 एज वाला 25 वाले को हरा रहा है, 25 वाला ही ओलंपिक जीतता है या 28 वाला। लेकिन आर्म रेसलिंग में आप कई बार देखना 35 वाला 25 वाले को हरा देता है। हाँ हाँ, डेफिनेटली। अभी क्रिकेट में ही मानिए 40 इयर्स का हो गया तो उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, रिटायर है जी। मस्ट पड़ेगा। मतलब उसका बॉडी उसको अलाउ नहीं करता है कि तुम और क्रिकेट खेलो, तो उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। बट आई डोंट थिंक 40 इज एन एज इन आर्म रेसलिंग। एक ऐसा गेम है जो आप बुढ़ापे तक खेल सकते हो, एंड आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग दैट। बाकी का तो पता नहीं, मैं तो खेलती रहूंगी जब तक मैं हर किसी से ना हारूं। यस, वन डे विल कम जब मैं हारना, मेरा हारना शुरू हो जाएगा। दूसरी लड़कियां जो यंग है हमसे, वो स्ट्रांग होती जाएगी, हम लोग बूढ़े होते जाएंगे, हारेंगे। बट तब भी मैं खेलूंगी। जब हर किसी से हारूंगी, लगेगा कि नो, मुझसे अब और मतलब होगा ही नहीं, तभी मैं छोड़ूंगी। नहीं तो मैं खेलती रहूंगी जब तक मेरी बॉडी अलाउ करेगा। एंड सिंस यू सेड आई डोंट लुक लाइक 30, मैं यंग लगती हूँ, तो आई गेस मेरा 40 भी हो जाएगा, 50 भी हो जाएगा, तो मैं 35 की लगूंगी तो मैं खेल सकूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चेतना, ये तो हो गई गवर्नमेंट साइड की बात है। अब दूसरी करते हैं कि जो अपनी सोशल मीडिया की है, जो खुद के हाथ में लोगों के जो
चीज़ें हैं पॉसिबल है जो हम खुद कर सकते हैं। जैसे पहले आपने बोला कि लोग पहचानते नहीं थे, अभी आके कोई लोग बोल देते हैं कि आप चेतना को पहचान लेते हैं। और इंटरव्यू के लिए जैसे मैंने आपको बुलाया, जगह जगह आप इंटरव्यू कर रही हैं। तो सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादातर स्ट्रेंथ स्पोर्ट है तो लोग थोड़ा कैमरा शाई फील करते हैं। तो स्टार्टिंग आपकी कैसे हुई कि फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने आना हुआ? वो आपको नेचुरली आ गया या आप भी 99% पॉपुलेशन की तरह कैमरा शाई थी कि यार कैमरा के सामने अभी मैं क्या बोलूँ? कैमरा शाई एक्चुअली मैं नहीं हूँ, आई गेस। क्योंकि मैं बचपन में जब स्कूल में थी, तब मैं क्लास 2 3 में पढ़ती थी। तभी मैंने मैंने कैमरा के सामने वो होता है ना, डिबेट कंपटीशन, जिसमें एक चीज को लेके डिबेट किया जाता है। कुछ लोग अगेंस्ट में बोलते हैं, कुछ लोग उसके लाइक इसको सपोर्ट करके बोलते हैं। तो मैंने कैमरा के सामने क्लास 2 3 में ही किया। पता नहीं मैंने क्या किया, लेकिन डर नहीं लगा मुझे। मैंने किया, जो मुंह में आया मैं बोलती गई। तो इट डजेंट मैटर वेदर तो आप सही बोल पा रहे हो कि आप मैं बोल तो पा रही थी, डर तो नहीं लग रहा था। एंड मैं स्कूल स्कूल डेज में डांस करती थी। मैंने बहुत स्टेजेस पे डांस किए हैं। तो बहुत सारा मतलब डांस फंक्शंस किए हैं मैंने स्कूल में। तो आई गेस दैट इज मुझे लोगों का या ऑडियंस का हो वो स्टेज फ्राइट थोड़ा कम हाँ होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा कम है शायद, मुझे लगता है। इतना डर नहीं लगता, मतलब हाँ पहले लगता है, पहले 2 3 सेकंड। उसके बाद एक बार चालू हो गई तो मेरा चलता रहता है, डर खत्म हो जाता है। तो आप आपको आज के डेट में सोशल मीडिया पे, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आर्म रेसलर्स का होना और उस पर पोस्ट करते रहना कितना ज़रूरी लगता है? और आपको क्या लगता है क्या रीज़न है कि अभी लोग ज़्यादा ये कर नहीं रहे? इंपॉर्टेंस अगर आप उन्हें थोड़ी समझाएंगी तो हो सकता है सभी मिलकर स्पोर्ट्स को आगे ले जाने में मदद करें। तो मतलब एक्चुअली ये बहुत जरूरी है हम रेसलर्स के लिए। अभी मानिए किसी दूसरे गेम में लोग उसको पॉपुलर करते हैं, लेकिन हम आर्म रेसलिंग, सिंस आर्म रेसलिंग वाज अंडरडॉग, किसी को पता नहीं है, तो हम लोग को खुद आगे आके अपना परिचय देना पड़ेगा लोगों को, ताकि लोग जाने। तभी कल खुद का ढोल अभी खुद बजाएंगे, तभी कल को कोई अपना ढोल बजाएगा। है कि जी। नहीं? तो मैं ये मतलब मैं ये मानती हूँ, पहले फ्रॉम डे वन ये मानती हूँ, अब खुद को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, उतना एक्सट्रीम लेवल पे लोगों को पका के नहीं, पकाना नहीं है लोगों को, एक एनी टाइम अपने को अपने को प्रमोट कर करके लोगों को पकाने का नहीं है। फिर भी जितना हो सके करना है, इन ए वेरी ग्रेसफुल वे करना चाहिए। और हाँ, मुझे पता है बहुत सारे अमरसलेस अभी भी है जो सोशल एक्टिव नहीं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिनका फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है अकाउंट, मैं देखती हूँ, है फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, बट दे नेवर अपलोड थिंग्स। हाँ कभी करते हैं, फैमिली करते हैं, बट मान लीजिए वो एक नेशनल चैंपियन है, नेशनल सीओसी है, वो अपना फैमिली का फोटो डालेगी फैमिली के साथ, लेकिन अपने गेम का वीडियो या फोटो नहीं डालती है। तो मैं चाहती हूँ कि स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, बाकी सब जगह का तो है, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां हो या लड़के थोड़ा और सोशली एक्टिव रहे, अपने आप को प्रमोट करे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली वीमेन आर्म रेसलर्स, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, फिर मणिपुर हो गया, आर वेरी स्ट्रॉन्गर देन द अदर वीमेन आर्म रेसलर्स, बहुत स्ट्रांग है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग उन लोगों को जाने, क्योंकि हम लोग उन लोगों को जानते हैं कि वो लोग क्या है, क्या लेवल के प्लेयर है। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोग भी उन लोगों को जाने। तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं पर्सनली भी सबको मैसेज कर करके रिक्वेस्ट करती हूँ, ओपन एन इंस्टाग्राम अकाउंट प्लीज, अपलोड थिंग, सोशल एक्टिव। लोग बोलते ओके ओके बोल के छोड़ देते हैं, करते नहीं है। तो मैं अभी सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, देन ओनली पीपल विल नो यू वन डे। जी। चेतना, इसमें क्या है कि मैंने देखा है कि लोगों को अभी उम्मीद नहीं है कि ये करियर बनाया जा सकता है। मैं कोई ऐसे अपनी तारीफ़ करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि शायद हो सकता है मेरी बात सुन के, मेरी कहानी सुन के किसी को मोटिवेशन मिल जाए सोशल मीडिया पे करने का। मैं आज की तारीख में बिना आर्म रेसलिंग किए, बिना एक भी मैच खेले, आर्म रेसलिंग से, यूट्यूब से अपना घर चला सकता हूँ, अपनी फैमिली चला सकता हूँ। इतना मैं आज की डेट में कमा रहा हूँ। इससे नहीं, ये तो चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, इंग्लिश वाला मेरा एक और चैनल है, उससे मैं आराम से ईजिली बता रहा हूँ, ईजिली शांति से अपना वीडियो बना के भी महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ। तो ये पावर है सोशल मीडिया की। और आप देखिए कि कितना ज़्यादा बेनिफिट है कि आप जो गेम खेलते हैं, जो आपका पैशन है, आर्म रेसलर्स का तो क्या होता है, वो पूरे दिन आर्म रेसलिंग की ही बातें करते हैं, दोस्तों से भी, परिवार वालों से भी, सबसे ही। और वही चीज़, वही बातें करने के आपको पैसे मिल जाए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बातें करने के ही पैसे ले रहा हूँ।
किसी आर्म रेसलर से नहीं ले रहा, लेकिन यूट्यूब जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो देती है। तो अभी लेवल ये आ गया है कि हाँ, छोटा सा भी एडवर्टीजमेंट के लिए लोग बोलते हैं, कंपनी का मैसेज आता है कि मैं 30 सेकंड भी उनकी कंपनी का प्रमोशन कर दूँ तो 2,000 रुपये उनके मिल जाते हैं। तो 30 सेकंड के 2,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, विच इज़ नॉट ए बैड नंबर। तो ये प्रमोशन है कि मतलब ये मोटिवेशन है कि बहुत ईजिली किया जा सकता है। अभी इंडिया में शायद इतना पॉसिबल नहीं है, मेरी ऑडियंस सारी फॉरेन की है, बट पॉसिबल है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अगर बिना आर्म रेसलिंग किए अपना घर चला सकता हूँ आर्म रेसलिंग से, तो मेरे हिसाब से कोई भी कर सकता है अगर मेहनत थोड़े अच्छे लेवल पे की जाए। और मैं प्रवीण डबा सर से यही बात कर रहा था, एक बार उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी कि स्टार्टिंग में जो गेम छोटे होते हैं वो एथलीट्स को ही प्रमोट करने पड़ेंगे खुद, मेहनत करके सभी को, तभी वो गेम बड़े बनेंगे। अभी वही जैसे, मैंने अभी हाँ, जो आपने अभी बोला। मैंने बोला ना कि हम्म। अपना ढोल पहले खुद ही। खुद बजाना पड़ेगा, तभी कल बिल्कुल। को लोग अपना ढोल बजाएंगे। हम नहीं इसीलिए बजाएंगे। इसीलिए मुझे वो बात याद भी आई आप ही की बात सुन के, क्योंकि जो बड़े गेम है, अभी मान लीजिए बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में टाइसन फ्यूरी वर्ल्ड चैंपियन है, उसको प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं, हालांकि फिर भी सोशल मीडिया पे उसके इंस्टाग्राम पे 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो डालता है, लेकिन उसको यूसेन ज़रूरत नहीं यूसेन है। बोल्ट बोल्ट। यूसेन बोल्ट एवरीबॉडी नोज हिम। उन लोगों उनको खुद को प्रमोट करने का जरूरत नहीं, फिर भी फिर भी करते हैं। मैंने उनको फॉलो किया हुआ है। वो एवरी सेकंड डे कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो हम लोग तो है भी नहीं, तो व्हाई नॉट अस, हम लोग भी कर सकते हैं ना, जी जितना जी हो सके। बिल्कुल। यस, पैसा कमाने का अलग है, वो तो अलग से एज ए प्रोफेशन, मतलब आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा कि यूट्यूब वीडियो बनाना है, ये करना है। लेकिन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में हो या कुछ तो कर सकते हैं, जितना मिनिमल हमसे हो सके, टाइम मिल सके तो कुछ तो कर सकते हैं। हम्म। और बड़े गेम में क्या होता है, जैसे फ्लॉयड मेवेदर है बॉक्सिंग में, दुनिया का सबसे अमीर हाईएस्ट पेड एथलीट, तो करोड़ों रुपए मिलते हैं हर एक फाइट के। लेकिन वो भी मैंने देखा कहीं मैच हो रहा है तो उससे भी जो प्रोमोटर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो प्रमोट करवाते हैं। मैंने देखा है वो टेलीप्रॉम्प्टर से सामने से पढ़ के बोलते हैं कि मैं यहाँ पे फाइट करने जा रहा हूँ इस दिन की, प्लीज़ देखने के लिए आएँ, प्लीज़ हमारी फाइट का पेपर व्यू परचेज करें। तो प्रोमोटर्स उन लोगों से भी ये कराते हैं, लेकिन आर्म रेसलर्स को अभी बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशन फील होता है कि अरे नहीं यार, कहाँ मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करूँगा। अभी तो हमें बनी बनाई पोस्ट मिल रही है, कोई ये नहीं कह रहा कि आप ये बनाओ कि एक वीडियो ड्रॉप हुई, आपका खुद का फ़ोटो जो जिसके साथ आपका मैच होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बोल के डाल दो। ये डिफरेंस जब समझ में आएगा लोगों को, जब मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम आज से 2 साल बाद 100,000 फॉलोअर्स पे पहुंच गया, फिर जब चेतना शर्मा को कंपनी से ऑफर आता है कि ये प्रोटीन सप्लीमेंट है हमारा, ऐड कर दीजिए, हम आपको एक पोस्ट के एक फ़ोटो डालने के 5,000 रुपये देंगे, तब डिफरेंस समझ में आएगा प्लेयर्स को कि हाँ ये हाँ, ज़रूरी एक्चुअली है। ये 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 एक्चुअली कैलकुलेशन या फिर ये होने वाला, ये हम रेसलर्स को पता ही नहीं है कि ये हो सकता है करके। हम लोग को लगता है क्या क्या करेंगे, डाल क्या होगा, लोग लाइक मारेंगे, कमेंट डालेंगे, क्या होगा उससे, ऐसा लगता है शायद मोस्ट ऑफ देम। बट ये जो होगा ये सोच नहीं सकते। और आर्म रेसलिंग जो है ना, मैंने बोला ना, अंडरडॉग है। तो हमको क्या होता है, ऐसे कुछ बोलने देने से हम लोग को शर्म आती है कि ये हम लोग थोड़े बड़ा कुछ खेल रहे, आर्म रेसलिंग तो खेल रहे, लोग तो जानते भी नहीं, क्या बोले, फील होता है। मुझे ही पहले पहले हुआ था, लेकिन अभी मुझे नहीं होता है, क्योंकि लोग बहुत लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। और जो मैं बोलती हूँ ना, उसके उसके बाद नेक्स्ट डे मैं ऑफिस जाती हूँ तो लोग बोलते हैं, वो कल तुमने ये बोला ना, बहुत अच्छा लगा। तब मुझे मोटिवेशन मिलता है, ओ मतलब मैंने अच्छा बोला। तो अब मैं ये सोचती नहीं, पहले पहले मुझे शर्म आता था, क्या बोलना, आर्म रेसलिंग तो खेल रही हूँ, कहाँ इतना रिकॉग्नाइज गेम खेल रही हूँ, मतलब नो ऑफेंस, वो पहले पहल होता था। लेकिन या सबको होता होगा शायद, लेकिन अभी नहीं होता, मुझे तो नहीं होता। जी, मेरा मैसेज सबके लिए यही रहेगा कि आप स्टार्टिंग करो छोटी मोटी चीज़ों से, आप फ़ोटोज़ डालने स्टार्ट यस। करो, कैमरा के सामने एक दो बार बोलने की कोशिश करोगे। मैं खुद कैमरा शाई था, मैं सिर्फ वॉइस ओवर की वीडियोस डालता था कि फ़ोटोज़ लिए, न्यूज़ कलेक्ट की, उसके ऊपर से ऑडियो रिकॉर्ड करके बिना फेस के सामने आए, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था वो। फिर अचानक मेरे पास एक दिन डेवन लेट का मैसेज आया कि प्रदीप, मैं एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ तेरे साथ। मैंने कहा, अरे तो बहुत अच्छी बात है, तो अब मना तो कर नहीं सकते डेवन को, अब पहले कभी कैमरे के सामने में ऑब्वियसली। आया नहीं। तो अरे मैंने हाउ मुझे कैन यू डू दैट। मुझे आधा सेकंड लगा यस बोलने में। मैंने कहा आई एम रेडी, व्हेन डू यू वांट टू रिकॉर्ड एन इंटरव्यू। तो डेवन ने मेरे को भेजी डेट वगैरह बताई कि नेक्स्ट संडे। और वो पहली बार मेरे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि डेवन ने मुझे बुलाया, मैं पूरी तैयारी करके गया, और मैं थोड़ा नर्वस भी था, लेकिन वो आपको नर्वसनेस नहीं हुआ?
हुआ था, लेकिन वो 10-15 मिनट में ख़त्म हो गई, स्टार्टिंग के 10 मिनट में, क्योंकि मैं तैयारी काफ़ी हाँ, करके गया दैट था। थिंग हैपेंस टू मी ऑल्सो। दो जी। तीन मिनट रहता है, मैं कांपती हूँ, उसके बाद पता नहीं एक बार खुल गया मुंह तो बंद नहीं होता। हाँ, सेम मेरा भी है। तो वही है कि नर्वसनेस जो मैंने देखा है कि प्रिपरेशन से चली जाती है। मैंने 2-3-4 घंटे लगाए कि मैं क्या क्या पॉइंट बोलूँगा वहाँ पे, क्या वो पूछ लेंगे तो क्या जवाब दूंगा। मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था कि मेरे को पता था आज मैं 1 घंटा आराम से बैठ के बातें कर सकता हूँ। तो हमने 1 घंटे का इंटरव्यू किया, 1 घंटा 5-6 मिनट का, उसके बाद भी हमने आधे घंटे तक बात की। उसके बाद से अब ऐसा हो गया कि जब तक मुंह के सामने कैमरा लगा के डेली एक वीडियो रिकॉर्ड ना कर लूँ मैं, तब तक मेरा मन ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कुछ आज के डे में कुछ मिसिंग रह गया, कुछ हुआ नहीं। तो अब उससे कनेक्शंस इतने अच्छे बन गए कि डेवन से कभी भी व्हाट्सएप पे, या यंग इंटरजी से, माइकल टॉड से, इन लोगों से रेगुलरली मेरी बात होती रहती है। तो सोशल मीडिया की इतनी, अब अभी अभी आप मान लीजिए आप कहीं आर्मी में जॉब कर रहे हैं, आर्मी में आप एक नायक की रैंक पे हैं, तो थोड़ी ना आपको मेजर जनरल से बात करने के लिए मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पे आर्म रेसलिंग में ये पॉसिबल है कि आप बिगिनर लेवल के भी हैं, तो जो आर्म रेसलिंग का मेजर जनरल है, डेवन है या जॉन ब्रिजिंग है, वो एक्सेसिबल हो जाते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनके साथ इंटरव्यू कर सकते हैं। ऑब्वियसली जी। मैंने किया हुआ है। अभी तो अभी भी करती हूँ, लेकिन जब मैं नहीं थी तब भी मैं इंस्टाग्राम पे हो या वो बड़े बड़े जो अमरेसलर्स उन लोगों को पूछती थी कि ऐसा हुआ है क्या करूँ, और दे आर वेरी हम्बल, वो लोग अच्छे से रिप्लाई करते थे कि मतलब आप ये करो वो करो, अच्छे से रिस्पॉन्स देते थे, तो अच्छा भी फील होता था कि बात करने को मिलता था बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियंस से। अभी ये डिफरेंस यही है कि सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू, पैसे को नहीं देखना चाहिए, जो एक्सपीरियंस है आपका, कि बोलते हैं आप वही होते हैं जो आपके आसपास के, जो आपके 5 दोस्त हैं, आप उन्हीं जैसा बन जाते हैं। अब जॉब में जो चीज़ नहीं हो पाती लेकिन सोशल मीडिया से हो जाती है। अभी मान लीजिए मेरे को प्रवीण डबाज सर से बात करने को मिल रही है, मौका मिल रहा है, सिर्फ किस वजह से, सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ उस वजह से। तो वो एक्सपीरियंस मेरे को कहाँ मिलेगा जो इतने बड़े लोगों से बात करने को मिलता है? तो इंसान की खुद की सोच भी काफ़ी ऊपर ऑब्वियसली, उठ हाँ जाती है। तो वो हाँ आपके हाँ करियर हाँ में लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और ये चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए आर्म रेसलर्स को। हाँ। ये परवीन देवर सर का तो उन लोग उनको, या मैम को, पीटी जांगियानी मैम को हम लोगों ने मूवी में देखा था। तो जी। मूवी में देखते थे तो वो हीरो हीरोइन है, उन लोग के मूवीज देखे हुए हैं। तो लगता था जब पहली बार मिले दिल्ली में, तो वी वर लाइक शिवरिंग, मतलब बाप रे, बड़े बड़े मूवी स्टार है। लेकिन अब तो उन लोगों के साथ अच्छे से बैठ के अच्छे से बात करते हैं, तो कभी कभी बैठ के सोचती हूँ कि मतलब आर्म रेसलिंग खेल के इतना भी नुकसान नहीं हुआ है लाइफ में। तो जो हुआ है प्लस ही हुआ है। जी। देखो चेतना, मैंने आधे घंटे का कहा था, आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका, और अभी कॉन्वर्सेशन में इतना मज़ा आ रहा है, अभी मेरे टॉपिक्स ख़त्म भी नहीं हुए डिस्कस करने के। होपफुली आपके पास टाइम होगा। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अभी क्योंकि हमने प्रोपंजा के बारे में बात करनी स्टार्ट की, परवीन सर के बारे में, तो प्रोपंजा में अभी तक आपने कितने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, कब कब खेले हैं, और उनका क्या रिजल्ट रहा है, ये बताइए प्लीज़। हाँ, प्रोपंजा के ऑल टोटल 3 कंपटीशंस हुए हैं, मतलब 2 सुपर मैच सीरीज और एक रैंकिंग टूर्नामेंट। एक्चुअली और होता, लेकिन ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन नहीं हो पाया। जो पहला रैंकिंग टूर्नामेंट था, उसमें मैंने खेला था, जो 29 फरवरी 2020 में हुआ था। वो हुआ था दिल्ली में, त्यागराज। तो उसमें उनका 2 कैटेगरी था, बिलो 65 एंड अबव 65। तो बिलो 65 में मैं फर्स्ट आई थी, मुझे गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद दूसरा जो सुपर मैच सीरीज था मुंबई में, उसमें मैं नहीं, मेरा सुपर मैच उसमें नहीं था। लेकिन तीसरा जो इवेंट हुआ था गोवा में, वो हुआ था 19 मार्च 2021। उसमें मेरा सुपर मैच था, जिसमें मैं 3-0, यस 3-0 जीती। तो अभी तक मैंने प्रो पंजा का 2 इवेंट खेला, और दोनों में मैं, एक में सुपर मैच में मैं जीती 3-0, और एक में मैं रैंकिंग टूर्नामेंट में मैं फर्स्ट आई अपने वेट कैटेगरी में। जी डेफिनेटली। और नेक्स्ट कंपटीशन की बात की जाए तो जो रैंकिंग टूर्नामेंट होने वाला है, डेट आई थिंक जुलाई 22 को होगा। तो 20, 22nd, 23rd और 24, 3 दिन है, एक दिन 3 दिन मेन है है, दो जी। दिन गेम। जी। तो उसकी कैसी प्रिपरेशन है, और ग्वालियर में होने वाला है, थोड़ा टूर्नामेंट के बारे में बताइए प्लीज़ नए व्यूअर्स को। हाँ हाँ। इसका एक्चुअली इस बार वुमेन का पहले 2 कैटेगरी था, बिलो 65 एंड अबव 65। इस बार 3 कैटेगरी, एक कैटेगरी इंक्रीज किया गया है। ओह, नाइस वन, माइन टू। प्रो पंजा। तो अभी 3 कैटेगरी है। ओ, येलो अच्छा अच्छा लग रहा है येलो आपका। जी जी। ये थोड़ा एक साइज़ बड़ा भेज येलो दिया कलर प्रवीण में भी। सर ने। मेरे को तो ऐसे ही, मैं एक दिन हाँ जस्ट बात कर रहे थे तो प्रवीण सर ने पूरा पूरा पैकेज, कैप, बॉटल्स वगैरह, मग, टी शर्ट, 5-6 कैप भेज दी, फुल मतलब 4 टी शर्ट्स।
और कभी प्रो पंजा की डायरी पेन, मैं तो मतलब वहाँ पे गेट पे जाके हमें थोड़ा दूर जाके लेने पड़ते हैं ऑर्डर्स, में तो परेशान हो गया। मेरे 10 दिन तक डेली प्रो पंजा की तरफ से पार्सल्स आते ही रहे आते रहे। सो जेनरस ऑफ प्रवीण डबा हाँ सर, मेरे पार्सल हाँ ख़त्म ही नहीं हो वाह। रहे थे, मैं भी डेली आ रहे हाँ, थे। मुझे मुझे भी मतलब कार्टून में आता है, मैं खुद भी लेती हूँ, दूसरों को भी देती हूँ। असम में जो है, जो इंटरेस्टेड है, जो इंटरेस्ट लेते हैं कि दो हमको, तो उनको भी देती हूँ। और जो प्रो पंजा खेलते हैं आर्म रेसलर्स को भी देती हूँ। इवन नॉन आर्म रेसलर्स जो जिम, वो लोग, मैंने बोला ना पहले कोई नहीं जानता था, अभी सब लोग बोलते हैं प्रो पंजा का टी शर्ट है, दो दो दो। सबको पता है प्रो पंजा के बारे में, तो सबको देती हूँ। और कमिंग बैक टू माय पॉइंट, तो तीन कैटेगरी अभी है, बिलो 0 to 55, बिलो 55, 55 to 65 एंड 65 एबो। तो मैं 55 to 65 खेलने की प्लानिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट उसमें फिट होता है। तो अभी ग्वालियर में है नेक्स्ट जुलाई में, और उसका प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड आई होप अच्छा ही होगा। और इस बार पहली रैंकिंग टूर्नामेंट में पीपल वे लाइक, पहला रैंकिंग टूर्नामेंट था, तो किसी किसी को अच्छे से पता भी नहीं था कि प्रो पंजा क्या है, या क्या कैसे टाइप का इवेंट होने वाला है, उसका लेवल क्या होने वाला है। तो बहुत लोग डाउट की वजह से नहीं आए, और उस समय दिल्ली में कुछ राइट्स भी हो रहे थे, तो कुछ लोग डर के मारे भी नहीं आए। तो लेकिन इस बार मुझे लगता है मोर देन 1000 या ऑलमोस्ट 1000, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, लेकिन ए ह्यूज नंबर ऑफ प्लेयर्स विल टर्न अप दिस टाइम। बहुत प्लेयर्स होंगे, एंड इट विल बी ए ग्रैंड सक्सेस, आई एम क्वाइट श्योर ऑफ दैट। तो देखते हैं उसका क्या होता है उसके बाद। और फिर है मतलब पूरा स्केड्यूल अभी तक नहीं पता, लेकिन इवेंट्स होते रहेंगे प्रो पंजा का। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सच काइंड ऑफ इवेंट्स, क्योंकि अच्छा लगता है रेसलिंग खेल के, और प्रो पंजा में खेल के तो और भी अच्छा लगता है। तो कोई आपकी राइवल है क्या कि जिसका आपके माइंड में हो कि यार ये लड़की अगर वहाँ पे मिली मेरे को तो मेरा जीतना मुश्किल हो सकता है अपनी वेट कैटेगरी में, प्रो पंजा में अगर वो आती है तो? अपनी वेट कैटेगरी में तो मतलब नो ऑफेंस, मुझे लगता है कि मैं मुझे नहीं कोई नहीं हरा सकता। बट इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को कोई आके मुझे हरा भी सकती है। उसका कोई गारंटी नहीं है। बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मैं ही अपने वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल लूंगी। बट अगर यस, अगर कोई आके मुझे हराएगी तो आई विल सल्यूट हर कि वाओ। जी। तो कुछ प्राइज मनी का अनाउंसमेंट हुआ है कि जो फर्स्ट पोजीशन होगी? और प्रो पंजा की ये तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, बहुत ज़बरदस्त बात है कि वो डिसेबल्ड को, वुमेन को और मैन को सेम प्राइज मनी देते हैं, जो कि कहीं भी नहीं होता, कहीं भी नहीं। और ये बात चेतना मैंने आपसे ही सुनी थी, मैंने आपकी एक वीडियो देखी उसमें आपने मेंशन किया था शायद ये बात, हाँ शायद हाँ मैंने हाँ देखी हाँ थी, तो मेरे को वहीं से हाँ पता लगा हाँ ये। हाँ हाँ, एक्चुअली असम में बहुत सारे प्राइज मनी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, असम में हो या कहीं पे भी हो, मोस्ट ऑफ 99% ऑफ द केसेस मेन को जितना दिया जाता है, वुमेन को 1000, मतलब मिनिमम कम से कम 1000, मतलब कम, बहुत ज्यादा कम दिया जाता है, लेकिन 1000 तो कम दिया जाता है, सेम कभी नहीं दिया जाता। तो वो इक्वलिटी मैंने देखा नहीं है। डिजेबल का तो कैटेगरी नहीं रहता प्रोफेशनल में, ऐसा मतलब ज्यादातर था। लेकिन जब से प्रो पंजा आया है, डिजेबल कैटेगरी भी है, वुमेन कैटेगरी, सब में फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब सब सेम अमाउंट मिलता है। देयर इज नो लाइक इनइक्वालिटी, सब इक्वल वो लोग ट्रीट करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड अभी तक मुझे एग्जैक्ट प्राइस अमाउंट पता नहीं है, लेकिन अच्छा ही होगा अमाउंट, प्रो पंजा ने किया हुआ है तो अच्छा ही देंगे। जी। आपको तो पता करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है कि जीतना तो मुझे है ही, जो होगा वो मिलेगा ही, कम ज़्यादा तो होना है नहीं। क्योंकि हाँ जीतने जो में तो आप मिले उस कॉन्फिडेंट है ही। मतलब जो मिले, हाँ मतलब मुझे बस मतलब जाके मतलब जीत के मजा आता है। और जो मिले हाँ, नो कौन पैसा नहीं चाहता है, ज्यादा जी। ज्यादा मिलने से ज्यादा अच्छा लगेगा, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है कि कम मिलने से मुझे कम अच्छा लगेगा। मतलब जीतने से मतलब है, हाँ उससे अगर अच्छा पैसा मिलता है, दैट इज अ बोनस। जी। तो आप ये बताइए कि प्रो पंजा जो अभी रिसेंटली आई है, लास्ट 3 ईयर्स हुए हैं प्रो पंजा को, वो लोग क्या डिफरेंट कर रहे हैं बाकी ऑर्गेनाइजेशन से? एक चीज़ तो मैंने जो देखी, आपने प्राइज मनी के बारे में बताया था, अभी तक ज़्यादातर जगह यही होता था कि आपने टूर्नामेंट कराया, टूर्नामेंट से जो एंट्री फीस ली आपने सभी से 500 500 500, आपका जो कुछ खर्चा बचा उसमें से 10-15% आपने प्रॉफिट रखा, अगर बचा तो बचा कुचा प्लेयर्स को एज ए प्राइज मनी दे दिया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 100 रुपये ओनली फीस रखी गई है, और बहुत अच्छा वेन्यू होगा, वीडियोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी टीम हायर की जाएगी, पीआर टीम हायर की जाएगी, बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है विद ओनली 100 रुपीज़ फीस, जो कि मैंने काफ़ी डिफरेंट देखा, कभी नहीं देखा अभी तक। तो प्रो पंजा को, आपको क्या लगता है प्रो पंजा ने क्या डिफरेंस लाया आर्म रेसलिंग में इंडिया में?
100 रुपीज अभी मानिए तो 100 रुपीज मतलब छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम में भी नहीं रहता है, उसमें भी मिनिमम 200 रहता है। और आजकल तो लाइक 1000 1500 इतना हो गया है ज्वाइनिंग फीस। तो 100 रुपीज इज ए वेरी लाइक गिवेबल अमाउंट फॉर बहुत जो लोग हैं जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है। आमरस्टर्स ऐसे बहुत सारे हैं जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, वो लोग अफोर्ड बड़ा अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाते, उन लोगों को सोचना पड़ता है जाने से पहले, तो वो लोग भी दे सकते हैं। इसीलिए आई एम श्योर कि बहुत सारे प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है। 100 रुपए है खाली, और वहां पे जाके कुछ शायद नहीं देना पड़ेगा, 100 रुपए से ही पूरा गेम टूर्नामेंट खेल सकते हैं। ये बड़ा चेंज है। और लाइफ में बहुत ऐसी चीजें एक्सपीरियंस किया है जो अमृत मतलब प्रो पंजाब से जो पहले नहीं किया था। जैसे जो मैंने गोवा में सुपर मैच खेला था, इट वाज अ डिफरेंट लेवल गेम। मतलब जिस स्टेज में बॉक्सर बड़े बड़े बॉक्सर्स विजेंद्र सिंह वो सब लोग खेलते हैं, उसी स्टेज में मैंने अमृत सिंह किया। और उसी लेवल का रेस्पेक्ट, मतलब रहना, स्टे, फूड, सब वो लोग उनकी तरफ से दिया। तो ऐसा पहले कभी आर्म रेसलिंग में मतलब नहीं था। प्रोफेशनल में भी, एमेचर में तो वो तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, प्रोफेशनल में भी नहीं था। तो ये बहुत अच्छा वो लोग कर रहे हैं। जब से प्रो पंचायत अभी लगा है कि यस फाइनेंशियली भी कुछ होप है कि हम लोग के लिए, हम रेसलर्स के लिए, कि मतलब कुछ मिलेगा अभी। तो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है उन लोगों का। एंड दे डू व्हाट दे प्रॉमिस, दे कीप दे प्रॉमिस। कुछ बोलते हैं अगर वीडियो में कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वीडियो में अनाउंस किया बोल दिया उसके बाद मतलब भूल गए, ऐसा नहीं है। इफ दे से समथिंग, प्रोपंजाली से समथिंग, अनाउंस समथिंग, दे ऑलवेज कीप इट 100%। वो मतलब अच्छा है, एक बार बोल दिया तो मतलब आप आंख मूंद करके रह सकते हो कि ये होगा ही होगा। तो वो बहुत अच्छी बात है मतलब। जी, प्रॉमिस पूरे किए जा रहे हैं, ज़बरदस्त चीज़ है। और चेतना, मैं आपको एक फैक्ट और बताना एक भूल बात, गया। जी, प्लीज़ प्लीज़ बताइए। और एक बात, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ऐसा है, बोलते हैं इतना, लिखते हैं इतना फर्स्ट प्राइज इतना, सेकंड प्राइज इतना, थर्ड प्राइज इतना, but देने के वक्त कम कम देते हैं। फिर अपने लोगों ने तो इतना बोला था, ये पैसे मतलब स्पॉन्सर्स मिले नहीं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो तो मतलब प्रोपंजा तो बहुत हाई लेवल है उस सब से। फिर भी जो हमने फेस किया है पहले मतलब पास्ट में, उसी के कंपैरिजन में बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब दे गिव व्हाट दे प्रॉमिस। जी, तो एक एक फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा था जो मैं बताना भूल गया, कि मैंने आज तक कोई 20-30 इंटरव्यू कम से कम किए होंगे, लेकिन किसी लड़के के साथ ये पहला इंटरव्यू है। और शायद पहले, लड़की के साथ। जी, पहली फीमेल गेस्ट है आप मेरे थैंक चैनल यू पे, थैंक यू, बस हिंदी आप इंग्लिश। याद रखिए मुझे। जी, और शायद इसी रीज़न की वजह से मेरी वाइफ यहाँ पे खड़ी होके देख रही है लगातार, के हमारी बातें तो सुनाई नहीं दे रही। गो आजा। से हाय। आ रही है, उन्हें बुलाता हूँ मैं। तब तक मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग को आप कितना फॉलो करती हैं? आप देखती हैं, कोई प्लेयर्स को फॉलो करती हैं? यूट्यूब चैनल जैसे टॉड हचिंग्स मैंने बोला तो टॉड जिला आपको एकदम याद आ गया। इससे मुझे कुछ तो हिंट मिला कि आप हाँ कुछ लेवल पे तो फॉलो कर रही हैं, बट आपके बिजी स्केड्यूल के हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाता होगा कीप अप करना। अगर अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो शायद मैं हर एक वीडियो देखती। आई एम दैट मच इंटरेस्टेड। हर एक, मैं ऑफिस जाती हूँ, अपना काम करती हूँ, उसी बीच में अगर लंच टाइम हो गया या फिर कुछ टाइम मिला तो मैं यूट्यूब खोल के, हेलो जी, नमस्ते। है, मीनाक्षी नाम है। नमस्ते मीनाक्षी जी। बोल दे। हाय चेतना, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? बस ये भी अच्छी आवाज़, तो इसे मैं ईयरफोन देने वाला हूँ नहीं, बस इतना आज के लिए मैंने काफ़ी मैंने है। आपका इंटरव्यू देखा था अभी, कल परसों किसी चैनल पे था। हाँ 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 हाँ। किसी, मुझे नाम याद नहीं है। तब मैंने आपका देखा था, इन्होंने मुझे लिंक सेंड किया था कि ये चेतना का इंटरव्यू है, देखना। अच्छा अच्छा। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, आपने देखा मेरा इंटरव्यू। जी जी। बाय थैंक बाय। ऑल द बेस्ट थैंक फॉर यू द थैंक यू मैचेस। थैंक यू। हाँ। तो यू। तो इंटरनेशनल हाँ, बता रही थी तो आप। मैं ऑफिस में भी मैं अपना काम करती हूँ, उसी बीच अगर 10 15 मिनट का रेस्ट लेना पड़े तो मैं बाहर चाय वाय पीने मतलब बहुत कम जाती हूँ, मैं यूट्यूब खोल लेती हूँ और वो आर्म रेसलिंग का मैचेस ही देखती हूँ। अगर सच में मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं शायद सब देखती, मतलब बहुत ही कनेक्टेड रहती। अभी मेरे पास बहुत कम टाइम है, उसी बीच में मैं जितना हो सके मैं देखती हूँ। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर इसका चैनल फॉलो करती हूँ, उनका करती हूँ, उनका करती हूँ, ऐसा नहीं है। आर्म रेसलिंग का मैं देखती रहती हूँ, मतलब जो मेरे सामने आता है मैं जी। रुक जाती हूँ देखती हूँ।
ये आपने मुझे बड़ा अच्छा मौका दे दिया अपना सेल्फ प्रमोशन करने के लिए। अगर आप भी चेतना की तरह बिजी हैं तो आप आर्म रेसलिंग न्यूज़ चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ बहुत ही शॉर्ट 5 मिनट की वीडियो में लगभग डेली अपलोड करता हूँ, आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा। तो सब्सक्राइब इस चैनल पे भी और उस पे भी ज़रूर कर लेना। हाँ आप प्लीज, मुझे ऐसे मौके देता रहे करो सब्सक्राइब टू अपनी दिस प्रमोशन चैनल करने के। बिकॉज आई एम द फर्स्ट women arm wrestler to इंटरव्यू, जिसने गेस्ट अकाउंट क्या? में मतलब यूट्यूब चैनल में इंटरव्यू दिया है। जी जी, आई एम वेरी लकी। तो चेतना, इंटरव्यू ख़त्म करेंगे, लगभग आई थिंक 45 मिनट्स का हो गया है। आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे कि आर्म रेसलर्स ये करो तो सबका भला होगा? मैं तो मतलब सिंस आई एम ए वुमेन एंड ए वुमेन आर्म रेसलर, तो मैं ज्यादा वुमेन को बोलना चाहूंगी। लड़कों को बोलने का, आर्म रेसलर्स का बोलने का इतना वो नहीं है, सिंस दे आर मच एडवांस। वुमेन अभी भी तो बहुत चीजों में पीछे है, वो सब मतलब कंपैरेटिवली। क्योंकि हम लोग देखते हैं एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में लड़के अगर 40 है तो लड़कियां 15 रहती है। आई थिंक वुमेन नीड्स एडवाइस मोर देन मेन। तो मैं वुमेन को बोलना चाहूंगी कि आप लोग अगर हार रहे हो, गेम खेल के अगर हार रहे हो, मतलब लाइफ की किसी चीज में, मतलब नॉट ओनली इन गेम, आप फेल हो रहे हो, प्लीज डोंट गिव अप। हम लोगों में ऐसा होता है, हम लोग वुमेन में ज्यादातर है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते तो ये चलो नहीं होगा, हाथ झाड़ लेते हैं। ये मैं नहीं कर सकती, मैं ये वो डंबल नहीं उठा सकती, मैं बहुत नाजुक हूँ, मैं बहुत वीक हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि मैंने खुद किया है। वी आर नो लेस देन मेन। तो आप अगर और आर्म रेसलिंग खेल रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो, प्लीज डोंट गिव अप इवन इफ यू आर लूजिंग। ट्राई, ट्राई एंड वन डे यू विल डेफिनेटली विन। ये मेरे साथ हुआ है और आप, आई एम क्वाइट श्योर आप लोगों के साथ भी होगा। तो वुमेन आर्म रेसलर्स, प्लीज नेवर गिव अप, क्योंकि आर्म रेसलिंग को जरूरत है वुमेन की। जी, थैंक यू वेरी मच चेतना। और मैं भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो जो हमने डिस्कस किया है, प्लीज़ वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, और चेतना की सारी लिंक्स सोशल मीडिया की डिस्क्रिप्शन में होंगी, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना, और करते रहिए, सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहिए। आपसे बोला जा रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, आपका ही फ़ायदा अल्टीमेटली। और लालच भी बोल सकते हैं मेरे जैसे लोगों का, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग अपलोड करोगे उतना ही स्पोर्ट्स बड़ा होगा, गेम बड़ा होगा, उतना ही मेरे जैसे जर्नलिस्ट को टॉपिक्स बात करने का, लोगों तक पहुंचाने का ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि आप कुछ कर रहे हो, आप जिम में कुछ कर रहे हो, आप कंपटीशन में कुछ कर रहे हो, तभी तो मेरे जैसे लोग बताएंगे कि हाँ भाई चेतना ने ये किया है, वहाँ पे जाके देखो। तो मेरे जैसे लोगों का भी फ़ायदा है और सभी का फ़ायदा है। गेम उससे बड़ा ही होगा, एक आधी फ़ोटो डालने से, पोस्ट डालने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। और एक स्किल है कैमरा के सामने बैठ के बोलना, ये एक स्किल है जो आप सीख जाओगे, जल्दी ही सीख जाओगे, 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे, और लाइफ टाइम आपके काम आने वाली है। एंड विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच चेतना, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग विद यू। होपफुली आगे भी इंटरव्यू थैंक यू करेंगे। सो मच। श्योर बाय। श्योर, नमस्ते। नमस्ते बाय। जी।